मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ, आप लोगों की हो गई तैयारी? किसी को कुछ समस्या है? बोलिए सुधा जी। मानसरोवर पर्वत पर जो आपने बताया कि 1000 मानसरोवर की ऊंचाई 1721 योजन है और ऊपर विस्तार 1000 योजन, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऊंचाई हाइट है और ऊपर विस्तार मतलब पर्वत पर चौड़ाई कितनी है, अपन पर्वत पे चलेंगे तो वो जगह कितनी है, वो जगह है। हाँ। वो 1000 योजन है। हाँ। और 424 योजन मतलब फैला हुआ, वो कैसे? ऊपर जो है नीचे से ऊपर तक की हाइट है वो 1721 योजन की है और इस तरफ से तो सीधा है, उस तरफ से तिरछा है, तो वो नीचे जो उसका फैलाव है वो 1000 योजन का है और ऊपर घटते घटते वो 424 योजन का हो गया ऐसे। एक प्रश्न पूछा में कितने मील का एक महायोजन होता है? महायोजन यानी बड़ा योजन होता है वो 2000 कोस का, और 2000 कोस में मील कितने होंगे? एक कोस में कितने मील? 4 किलोमीटर। वो 3 किलोमीटर। किलोमीटर में मील शायद कुछ कम होता है, इससे ज्यादा होता है, मेरे को ध्यान नहीं है। कम होता है मील। किलोमीटर में अपन देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर, 3 से कुछ ज्यादा आता है, लगभग अपन 3 मान लेते हैं, 3 किलोमीटर के लगभग, और मील में 2 मील लगभग ऐसा कुछ होता है इस तरह से। बोलिए अनीता जी। दीदी 2.5 फीट में कुलाचल 34 होते हैं ना? 2.5 फीट में कुलाचल 34 कैसे होंगे? 30 तो हो गए अपने 5 to 6 में 30 और 4 अपने ईश्वाकर के होंगे ना? उनको कुलाचल नहीं बोलेंगे, कुलाचल ये 6 वाले ही हैं। मेरी किताब में पढ़ा था इसलिए पूछा, तो 30 मानेंगे। हाँ, तो फिर वो अब वो अपेक्षा है, कोई उनको भी कुलाचल कहे तो फिर 34 गिनेंगे, नहीं तो वैसे 30 ही हैं, मतलब क्योंकि कुलाचल अपन सॉरी क्षेत्र कितने हुए? एक द्वीप में है 7 क्षेत्र, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 हो जाएंगे। 35। बोलिए मनोरमा आंटी, इनके बाद में अंकल आप बोलिएगा। ये लो 4 लाख योजन है, 8 लाख योजन है। क्या चीज? लवण समुद्र का विस्तार 8 लाख योजन, 4 लाख योजन है। लवण समुद्र का विस्तार तो 8 भी कैसे होगा और 4? लवण समुद्र तो 2 लाख ही है ना। लवण समुद्र का विस्तार जम्बूद्वीप से दुगना है। तो जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन है, तो लवण समुद्र का 2 लाख योजन। विस्तार का मतलब है वही व्यास, डायमीटर। विस्तार का मतलब क्षेत्रफल नहीं है, विस्तार का मतलब उसका व्यास, डायमीटर। समझ में आया आपको? क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल है वो जम्बूद्वीप से 24 गुना ज्यादा है,
ऐसे कितना है वो अपन ने भी संख्या में नहीं निकाला, वो बड़ी संख्या आएगी क्षेत्रफल की। तो जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा है लवण समुद्र। हाँ अंकल बोलिए, इनके बाद में फिर रजनी जी। काल में या इस काल में 12 चक्रवर्ती है। 12 चक्रवर्ती में आपको मैं बताया था 8 स्वर्ग के, 2 नरक के और 2 मोक्ष के। तो मोक्ष तो 3 तो गए ही हैं। 8 मोक्ष गए हैं, 8 मोक्ष गए हैं, 2 स्वर्ग गए हैं, 2 नरक गए हैं। ऐसा है क्या? हाँ 8 मोक्ष गए हैं। बोलिए रजनी जी। जैसे तीर्थंकर वगैरह जो होते हैं तो ये अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में ऐसे बोलेंगे? नहीं, सुखमा नाम दुखमा सुखमा में ही होते हैं। हाँ उसको अवसर्पणी उत्सर्पणी में नंबर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अवसर्पणी का चौथा है, उत्सर्पणी का तीसरा है। लेकिन अगर नंबर बोल भी रहे हैं तो फिर नाम भी साथ में लगा दें, क्योंकि वो कंफ्यूजन वैसा ही हो जाता है ना। क्योंकि चौथे काल, क्योंकि अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है तो अपन उस हिसाब से चौथे काल में बोलते हैं, तो वो उत्सर्पणी अभी आया नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन हो। इससे अच्छा है कि बेटर है नाम बोल दें, तो वो ज्यादा अच्छी बात। हाँ और एक ये जो 176 पेज पे दे रखे हैं इनकी उत्कृष्टायु वगैरह, एक इंद्रिय, जल का, एक विकलेंद्रिय, इनकी करनी है क्या यार? हाँ किताब में जो है वो सब करना है, करनी है। आपने लिखवाई जैसे कमल की और इसकी बिच्छू वगैरह की, ये सब भी करनी है। वो तो मैंने उनके साइज लिखाए हैं, वो भले ही छोड़ दीजिए। जो बुक में है वो तो करना ही करना है, बुक में जितना है वो आपको करना ही है। हाँ अनीता आंटी तिल्ली। सुमेरु पर्वत की जो टॉप पर पांडुक शिला के पास हाई वो रहते ऊपर तो 1000 योजन है ना? पांडुक शिला यानी पांडुक वन में? हाँ जी हाँ, पांडुक वन में पांडुक, हाँ 1000 योजन है। लेकिन वो पांडुक वन का विस्तार कितना है? क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। सुमेरु पर्वत जैसे ऊपर चलते चलते पांडुक वन आता है तो वहाँ उसकी जो चौड़ाई है वो 1000 योजन बचती है। हाँ हाँ, तो उस 1000 योजन में कटनी से अलग कटनी पहले हो गई। नहीं 493 की तो कटनी हो गई। नहीं, उसी 1000 योजन में फिर वो चूलिका है और पांडुक वन है, ऐसा। चूलिका और पांडुक वन है, मतलब हाँ। जो कटनी है 496 की, वो 494 की, तो उसके बाद 1000 बचा। नहीं आप समझ नहीं रहे। ये पांडुक वन पे पहुंचेंगे ना, तो पांडुक वन पूरा, ये पांडुक वन की टोटल जगह ये पूरी 1000 योजन की है। पांडुक वन वाली ऊंचाई पर 99,000 योजन की ऊंचाई पर। तो इसमें से अब बीच में ये 12 योजन के घेरे वाली चूलिका है। तो अब ये पांडुक वन चारों तरफ से कितना कितना बच गया। तो अब ये इधर से 494, इधर से भी 494 और इधर से भी देखेंगे तो 494 बच गया। ऐसा अब ये, क्योंकि ये 12 योजन बीच में से निकल गए ना, टोटल था 1000 योजन, तो 12 योजन की बीच में चूलिका आ गई इस जगह पे, तो वो जगह कम हो गई वन के लिए। तो इसमें से आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 998। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, तो ये 494 इधर और 494 इधर, यानी टोटल जगह 1000 योजन है। इसके अलावा और कहीं 1000 योजन नहीं है। जैसे ये पूरी जगह 1000 योजन की है। अब इसमें ये बीच में 12 योजन की चूलिका आ गई, तो इधर कितना बचा, इधर कितना बचा, बस वो बची हुई जगह पांडुक वन है। आया समझ में? तो इसमें चैताले बने हुए बची हुई जगह। हाँ ये बची हुई जगह में ही चैताले बने हुए हैं। और वो जो 494 की कटनी है वो पहले हो चुकी। पहले कहाँ? चढ़ने के बाद वो नहीं, जैसे हम सोमनाथ वन से ऊपर चढ़े। हाँ सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर चले तो ये जगह आ गई, बस। और इस जगह में हर वन में ऐसा ही है
आप सौमनस-1 में भी गए ना, तो ये सौमनस-1 है, तो इसमें बीच में तो बाकी और ऊपर पर्वत चढ़ ही रहा है, चारों तरफ कटनी में ऐसी ही तो जगह बचेगी गोलाकार, बाकी तो फिर वो पर्वत ऊंचा जा ही रहा है ना फिर से। तो ऐसी जगह यहाँ ये बस ये चूलिका थोड़ी अब छोटी हो गई, इसलिए वहाँ 500 योजन। वहाँ तो 500 योजन कटा। हाँ, यहाँ 494 योजन कटा। आप तो ऐसे समझ लो, इसी जगह पे 494 योजन कटा है। तो 494 योजन कट गया तो मंदिर किस जगह बनेगा फिर? मंदिर चैताल्य ये यहाँ ही तो है, ये 494 योजन की जगह है ना। इस जगह पे एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, ऐसे 4 मंदिर हैं। और फिर विदिशाओं में शिलाएं हैं। हाँ, वो तो शिलाएं हैं। हाँ, ये मंदिर यहाँ दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में। आ गया आपको समझ में? और कोई अलग से जगह नहीं है 1000 योजन। ये टोटल एरिया जो था, ऊपर पहुंचे भद्रसाल वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर, तो टोटल एरिया 1000 योजन का है। और बीच में उसी 1000 योजन के बीच में चूलिका है, और बाकी जो जगह बची है वो 494 ऐसे चारों तरफ इतने योजन की है। आपको तो मुझे समझ आया 494 की कटनी का क्या मतलब हुआ? ये इसी को कटनी बोल रहे हैं, इसी को कटनी बोल रहे हैं। वो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया नहीं है। देखिए ये है ना, अभी मेरे पास कुछ चीज है नहीं। ये चूलिका वाली बात तो आ गई। ये चूलिका है, तो ये जगह अभी आप इसको जैसे अपन ऐसे वाला चित्र बनाते हैं, देखिए ये सुमेरु पर्वत था, ये ऊपर चले तो ये जो इधर से ये कटनी थी, ये कटनी थी, फिर ऊपर चले, फिर ये कटनी थी, फिर ऊपर चले, छोटा हो गया थोड़ा, तो 4000 बचा ना। अभी ये जो है ना, ये अब आप अभी ज्यादा संख्याओं में मत जाओ, पहले आप ये देख लो, वरना भी दूसरी समस्या होगी आपको। ये नंदनवन, ये सौमनस वन और ये पांडुक वन, ये कटनी है। जैसे यहाँ कटनी थी वैसे यहाँ कटनी है, और क्या दिक्कत है? और ये चूलिका, हाँ ये तो, ये भी तो, ये सौमनस वन भी तो यही था, नंदन वन भी तो यही था। जो कटनी की जगह है वही तो वन है। अच्छा, और क्या है वन? अब आ गया। थैंक यू। चलिए, कल का आपको बहुत अच्छा लगा, वो शिखर जी का सुना, बहुत ही ज्यादा मैंने कितनी मेहनत की आप। चलिए। हाँ, रश्मि जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। ये कटनी के पास ही तो, कटनी पे ही तो मंदिर है ना, कटनी क्यों बनी हुई है? हाँ, कटनी वाली वो बहुत बड़ी, 500 योजन की जगह, 494 योजन की जगह भी बहुत बड़ी होती है। नंदनवन की तो है 500, हाँ, और सोमनाथ की 6500। नहीं वो है ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई। ऊंचाई पे मंदिर है। नहीं, देखिए ये आप तो वो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं तो और लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वही चक्कर है। देखिए भूमि पे तो है भद्रसाल वन, फिर भूमि से 500 योजन की हाइट पे चलेंगे तो ये आ जाएगा नंदनवन। नंदनवन, हाँ। ये नंदनवन जो ये जगह आई है ना, यहाँ पर मंदिर है ऐसे चारों दिशाओं में, वो गोलाकार है। फिर इससे 62,500 योजन की ऊंचाई पर जाएंगे, ये हाइट है ये, तो ये आ जाएगा सौमनस वन। इस सौमनस वन पे भी चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं। तो ये जो ये कटनी जो बोल रहे हैं ना 500 योजन की, तो इस सौमनस वन की चौड़ाई कितनी है? नंदन वन की चौड़ाई, कटनी का मतलब है वो वनों की चौड़ाई कितनी है, तो वो वन है 500 योजन चौड़ी, ऐसे। और पांडुक वन, तो पांडुक वन की चौड़ाई कितनी है? पांडुक वन की चौड़ाई 494 योजन ही है, क्योंकि वो इतनी ही है यहाँ पर जगह। अच्छा, कटनी की चौड़ाई बता रहे हैं। हाँ, कटनी की चौड़ाई जितनी है उतनी ही वो वन की जगह है। जितनी चौड़ी कटनी का मतलब ही वो वन है। कटनी तो अपन समझाने के लिए बोलते हैं, वो वन ही है वो उस जगह पे। बोलिए अनीता जी। इनके बाद में स्नेह जी। मेरे को नहीं पूछना। अच्छा, तो आपका हैंड रेज था। सॉरी। हाँ, स्नेह जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये जो बारिश होती है ना छठे साल में, हाँ हाँ,
तो ये जो शुभ बारिश होती है ये सावन से होती है, सावन कृष्ण एकम से? हाँ हाँ, उस दिन से होती है। सावन कृष्ण एकम से होके और पंचमी तक होती है। हाँ, भादवे की पंचमी तक। हाँ, 49 दिन तक। वही मेरे को कंफ्यूज हो रही थी, मैं इसलिए पूछना था। चलिए, शीला भाभी बोलिए। अपन ने काल चक्र में जो देखा सम्यक्त्व की प्राप्ति 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन है ना, या ये 3 दिन, 35 दिन और 49। तो चतुर्थ काल जो आएगा अवसर्पणी का, उसका सम्यक्त्व की प्राप्ति का कितने वर्ष रखेंगे अपन? वो तो अपने मनुष्यों में गर्भ काल सहित 8 वर्ष मनुष्यों के लिए 8 वर्ष मानेंगे। हाँ। तो 8 वर्ष चतुर्थ काल का भी और 5वें काल का भी 8 हाँ। वर्ष ही मानेंगे। हाँ। तो दोनों का 5 वर्ष ही आएगा 8 वर्ष सम्यक्त्व की प्राप्ति। हाँ। वो मनुष्यों के लिए है, तिर्यंचों में थोड़ा अलग है। नहीं, मनुष्यों का ही। हाँ, मनुष्यों का ही है। तो शुरू में 3, फिर 35, फिर 49 और ये 8 वर्ष आ जाएगा। हाँ हाँ, चतुर्थ और पंचम दोनों में। हाँ, ठीक है। चल, और किसी को पूछना है? हाँ, किरण जी आप करिए अनम्यूट। हो गया, अनम्यूट हो गया। वो 3 थोड़ा, ये 21 है ना, 21, हाँ। 35 और 49। हाँ, 21-35 वो उनसे गलती से बोल गया था, तो मैंने सोचा चलने दो, कोई बात। हाँ, वो उनको कंफ्यूज नहीं हो जाए। हाँ, 21 दिन, 35 दिन, वो 3-3 दिन वैसे बोल रहे थे। वो हर वो जो काम हो रहे हैं वो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, वो स्टेप्स हैं, तो 3 हाँ। दिन, 5 दिन और 7 दिन। हाँ 7 स्टेप्स के। हाँ। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? शशि जी। श्रुत केवलियों का भी अपन को करना है क्या? नहीं केवलियों का भी नहीं, आप मुख्य रूप से जो अपने कोर्स, जो किताब में सूत्र हैं और जो किताब में दिया है, मुख्य रूप से वो करिए। और एक्स्ट्रा में जो अपन ने मेरू पर्वतों की या लवण समुद्र की या नंदीश्वर द्वीप की, रुचकगिरी, कुंडलगिरी की जो रचनाएं एक्स्ट्रा में देखी हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, सामान्य से आएंगे, आप लोगों को आ जाएगा आंसर। और बाकी जो किताब में है वो आपको अच्छे से करना है। बाकी जो अपन ने ये तो जो किया था शुद्ध परंपरा वगैरह, वो तो एक्स्ट्रा में केवल नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए किया था। हाँ, जैसे कल्कि और ये सब काफी लंबा है। हाँ, वो प्रकरण काफी लंबा है। 63 सलाका पुरुषों के नाम, 63 सलाका पुरुषों के नाम आपको याद, यानी कौन कौन से होते हैं वो याद करने हैं। बस वही ना। हाँ, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ऐसा वो ये आपको याद रखना है। हाँ। कल्कि वगैरह भी करने हैं क्या अपन को? नहीं, कल्कि में बस इतना सा है कि हर 500 वर्ष बाद एक कल्कि होता है, 1000 वर्ष बाद कल्कि होता है, 500 वर्ष बाद उपकल्कि होता है, बस इतना है। और अलग से तो उसमें कुछ है नहीं। अगर प्रश्न कोई आएगा भी तो इसी तरह का आएगा, जो जानकारी सामान्य आप लोगों को याद ही होगी, उसको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, इतना सा है। एक बार जो भी कुछ आपने नोट भी किया है कॉपी में, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, तो एक बार रीडिंग करने से आपको ख्याल में आ जाएगा। ज्यादा संख्याओं के चक्कर में संख्याएं याद करने की बजाय उसको अच्छे से मैटर को पढ़ लीजिए। संख्याएं तो जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे ये सुमेरु पर्वत की हाइट वगैरह, वो मुख्य मुख्य संख्याएं कर लीजिए। बाकी अंकल बोलिए। पर्वतों की भी संख्या, हाइट वगैरह करनी है। नंदीश्वर जी के पर्वत जो है, हाँ, नंदीश्वर के पर्वतों की तो हाइट, हाँ 3 तरह के पर्वत है, 3 तरह की बस उसमें हाइट है। रंगों के हैं। हाँ, नंदीश्वर के पर्वत की हाइट, सुमेरु की और जो बाकी के पंचमेरु में है, विजयाचल मंदिर, उनकी हाइट अलग अलग वनों के हिसाब से उनकी हाइट, और नंदीश्वर के पर्वतों की हाइट, वो हाइट याद करनी है। अंकल बोलिए। अंडुपन में तो आपने बता दिया कि कटनी है वो 494 की है, तो वोमलेस वन और नंदन वन में फिर कटनी कितनी है? वही 500 योजन। 500 योजन है, तो फिर तो ये सीधा का सीधा ही जाएगा ऊपर तक, सही? सीधा कैसे जाएगा?
ये कटनी का मतलब है, ये शॉर्ट हुआ है ना, सीधा कैसे जाएगा? वो तो सीधा टेढ़ा जाने की तो जो 11,000 योजन तक सीधा जाएगा, उसके बाद तिरछा जाएगा, वो बात है। फिर वो जितनी हाइट पे पहुंचा उस जगह से इतना कम हुआ, फिर इतना सीधा गया, फिर थोड़ा तिरछा जाएगा। अगर ये तिरछा नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 10,000 फैलाव था, यहाँ के 1,000 कैसे बचेगा? केवल 500, 1,000 और ये 2,000 योजन ही कम होगा, तो वो तिरछा जा रहा है, इसीलिए वो कम हो रही है उसकी चौड़ाई। आपने नीचे 10,000 बताया। हाँ, तो यहाँ फिर ये 9,000 से चलेगा सीधा? कहाँ? यहाँ पहला जो है 500 ही तो है ना। हाँ, तो यहाँ 9,000 से चलेगा, उसके बाद में तो फिर ये उसका हो रहा है ना, वो पूरी डिटेल है, कितना 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 इंच सेंटीमीटर का भी डिटेल है कि कितनी इंच पे कितना कम हो रहा है। अभी अपने को इतनी उसमें नहीं जाना है, बस वो तिरछा जाता है, इतना ख्याल में करें। मनोरमा आंटी बोलिए। दोनों जगह 500 रखें। हाँ, कटनी 500 योजन की है। मनोरमा आंटी बोलिए। इनके बाद में बेला जी। ये कोमानस लवण समुद्र कालोदरी द्वीप में होता है ना? हाँ, वही होते हैं। और पाताल पाताल जो होता है वो लवण समुद्र में होता है खाली। पाताल केवल लवण समुद्र में होते हैं, कालोदरी समुद्र में नहीं होते। और कुमानुष द्वीप दोनों में है, लवण में भी कालोदरी में। बेला जी, इनके बाद में सुधाजी पाटनी। एक बार कुंडलगिरी और रुचकगिरी पर्वत के शेप बता दीजिए ना। कुंडलगिरी और रुचकगिरी दोनों चूड़ी के आकार के हैं। कुंडलवर द्वीप में बीचों बीच देखिए चूड़ी के आकार का एक तो मानुषोत्तर पर्वत है, एक कुंडलगिरी पर्वत है जो कुंडलवर द्वीप में बीचों बीच है। फिर एक है रुचकवर द्वीप में रुचकगिरी पर्वत, वो भी ऐसा ही चूड़ी के आकार का है। और फिर है स्वयंभू रमण द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत, वो भी ऐसा ही चूड़ी के आकार का है। तो चूड़ी के आकार के ऐसे राउंड शेप में ही है और सोने के बने हुए हैं। इतने वो इनकी ज्यादा हाइट वगैरह की आपने लिख ली, बस वो नॉलेज के लिए लिख लीजिए, अभी टेंशन मत करिए उसकी हाइट वगैरह याद करने की। सुमेरु पर्वत के पांचों मेरुओं की कौन सा वन कितनी ऊंचाई पर है, और नंदीश्वर के जो पर्वत हैं वो कितनी कितनी ऊंचाई पर है, वो अपने को याद करने। बोलिए सुधा जी। इस शलाका पुरुषों के नाम भी याद करने हैं क्या सबके? नाम मतलब नहीं, बस शलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं, तो जो अभी मैंने बताया, तीर्थंकर 24 होते हैं, ना ये चक्रवर्ती 12 होते हैं, नारायण 9, ऐसे संख्या याद करनी है, नाम नहीं याद करने। जगती का क्या मतलब होता है? जगती का मतलब है बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल। अच्छा, बाउंड्री। चमेली आंटी बोलिए, इनके बाद में स्नेह जी। आपको कल का मेन करवा दीजिए ना पहले हमें। सारे दिन ऐसे निकल गए पूछने में क्वेश्चन आंसर। कराते हैं, अभी देखते हैं। बोलिए स्नेह जी। ये गजरंत भी आएगा क्या? हाँ, गजन तो आएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था ये। गजन तो अपने पिछले में भी आया था, और गजन तो सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हाथी दांत के आकार के पर्वत हैं, और सुमेरु पर्वत की तरफ से इनकी ऊंचाई 500 योजन है, और इधर निषद और नील पर्वतों की तरफ से 400 योजन ऊंचाई पर हैं, और सुमेरु पर्वत की तरफ पर इन पे एक एक कृत्रिम जिनालय है। इतनी बात है। और तो यमगिरी वगैरह सभी आ गया फिर तो? नहीं, वो तो अपना पहले आ चुका जम्बूद्वीप वाले में, अभी इसमें नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मैंने पहला भी नहीं दे पाई। पहला पेपर किस किसने नहीं दिया अभी? एक और कोई है जिन्होंने पेपर नहीं दिया है पहले वाला? तो आप कभी तैयारी करके आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे पेपर देना है, जब आपकी तैयारी हो जाए। चलिए, हाँ, प्रेमलता जी पांड्या बोलिए। हाँ, ये नंदीश्वर द्वीप में अधिकतर पर्वत और अधिकतर पर्वत की हाइट बता दीजिए। देखिए, नंदीश्वर द्वीप में आप में से कोई बताएंगे तीनों पर्वतों की हाइट, ऊंचाई? प्रमिला चाची आप बताएंगे?
प्रमिला चाची आप अनम्यूट करके बताइए। 84,000 कौन से हैं? हाँ, कौन से पर्वत हैं? आवाज नहीं आ रही। नेहरू अचल। नंदीश्वर द्वीप के पर्वतों की। अच्छा, नंदीश्वर द्वीप। हाँ। अंजन गिर है 80,000 और दधिमुखी 10,000 और रतिकर 1,000। हाँ, अंजनगिरी 84,000 योजन ऊंचे, 80 नहीं। 84। हाँ, अंजनगिरी है 84,000 योजन ऊंचे और दधिमुख है 10,000 योजन ऊंचे और रतिकर है 1,000 योजन ऊंचे। ये तीनों की हाइट है और जितनी इनकी हाइट है उतनी इनकी चौड़ाई है, सेम है। शिमला भाभी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि श्रुति का अभी पेपर नहीं दे सकती, तो 27 या 28 को वो दे ले वो। हाँ, आप मुझे मैसेज कर देना। 27 या 28 फिर हम भी उसके साथ ही दे लेंगे। क्यों? आप तो कल ही दीजिए। आप कल ही दीजिए। कल नहीं दे पाएंगे हम। आप भी नहीं दे पाएंगे? हाँ, कल मैं नहीं दे पाऊंगी। चलिए ठीक है। हाँ, सुधा जी अनम्यूट करिए। इनके बाद में किरण जी। हम भी पेपर नहीं दे पाएंगे हम। देखिए, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ये आप लोग। जरूरी काम है इसलिए। ठीक है, फिर बाद में फिर एक दिन जो 2-3 लोग बचेंगे तो एक ही दिन आप लोग दे दीजिएगा। हाँ, बोलिए किरण जी। भाभी 1,00,000 योजन विस्तार वाले 4 तो मालूम है, 5वां नहीं मालूम है। एक तो है 7वें नरक का इंद्रपिल प्रतिष्ठान। हाँ, दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि विमान 5 अनुत्तर से बीच वाला। ठीक है। तीसरा है जम्बूद्वीप। चौथा है सुमेरु पर्वत। 5वां कौन सा है? 5वां अपन ने पढ़ा है नंदी। चलिए ये बता रहे हैं, शशि जी बोलिए। उस सिद्धशिला और वो उसके ऊपर। नहीं, सिद्धिशिला कितनी है? तो सर्वार्थ सिद्धि आ गया ना। नहीं, वो तो सर्वार्थ सिद्धि आ गए। हाँ। वो तो सर्वार्थ सिद्धि हो गया। रुकिए, बीना भाभी बोलिए, बीना बोरा भाभी। नंदीश्वर। हाँ, बताती। नंदीश्वर द्वीप की वापी है क्या? हाँ, नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी। हाँ, बढ़िया। अच्छा, बावड़ी। हाँ। अच्छा, बावड़ी है क्या नंदीश्वर द्वीप की? हाँ, वापी का। हाँ, वो 1,00,000 योजन की। ठीक है। हाँ। चलिए, और कौन हाथ खड़ा कर रहे थे? प्रीति। हाँ, बोलो प्रीति। अभी ये जो अपन जो रहते हैं भारत क्षेत्र के आर्यखंड में 3 योजन की जो पृथ्वी है, उसके अलावा भी कई मनुष्य रहते हैं आर्यखंड में। हाँ, अब वो रहते ही होंगे, हम ये अनुमान से बताते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा अलग से कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। आर्यखंड में, मलेच्छ खंड में भी मनुष्य रहते हैं, आर्यखंड में भी मनुष्य रहते हैं। विजार्ड पर्वत पे भी जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे भी मनुष्य, विद्याधर मनुष्य रहते हैं। तो शास्त्र में तो ऐसा ही मिलता है। अब वो हमारे को देखने में नहीं आ पाता है। हम इससे ज्यादा ये जितना अपना वर्ल्ड दिखता है, इससे आगे की खोज अभी कर नहीं पाए। इतनी समझ लीजिए शक्ति नहीं रही या कोशिश नहीं हो पा रही है। जो भी है, रहते ही होंगे। शास्त्र के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। ज्योति जी। दीदी, वो पांडुक शिला जो 4 शिलाएं हैं जहाँ अभिषेक होते हैं सीता, वो कौन सी शिला पे कौन से क्षेत्र के? ये अपने यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 160। अपनी पुस्तक है, आपके पास है बुक अभी? मैं अभी नहीं छू रही। हाँ, नहीं मतलब वैसे तो है ना यहाँ घर पे। हाँ। तो ये पेज नंबर 160 पे है। नीचे से सेकंड पैरा दिया हुआ है, वहां आप देख लेना। मैं अभी बोल के बता देती हूँ आपको कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर, फिर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडुकम्बला शिला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त शिला पर और पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का रक्त कम्बला शिला पर। इस तरह से ये अभिषेक होते हैं चारों पे।
हाँ मैं भी कल देखूंगी। ठीक। और कोई? शीला भाभी, शीला भाभी के बाद में रश्मि जी। नहीं, मेरा हाथ अच्छा नहीं है वैसे हो ठीक गया। ठीक है, रश्मि जी बोलिए। वापस करिए अनम्यूट। अनम्यूट, अब वापस करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। कल का टाइम क्या रहेगा? ये क्लास का जो टाइम है वही टाइम है। 9 बजे। हाँ ठीक है। पारुल बोलिए। भाभी, ये जो सिद्ध शिला है ये सिर्फ जम्बू द्वीप के ऊपर है या पूरे 2.5 द्वीप के ऊपर है? पूरे 2.5 द्वीप के ऊपर। तो ये तो 1 लाख योजन से बड़ी होगी। सिद्धशिला कितनी बड़ी है बताओ? नहीं याद है। सिद्धशिला तो 45 लाख योजन की है। अपन ने 5 चीजें 45 लाख योजन की लिखी थी ना। सिद्धशिला 45 लाख योजन की, 2.5 द्वीप के बराबर। और वो 1 लाख योजन का तो सरवार सिद्धि का विमान है। वो अभी सिद्धशिला किसी के मुंह से निकल रहा था, वो तो ऐसे ही। चलिए, मुझे अभी किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। अब है कोई? मैं पूछ लूं अब? आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। अभी कुछ 1-2 प्रश्नों के, फिर मैं वैसे पूछती हूँ। भोग भूमि में चींटी कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। पारुल। हाँ, भोग भूमि में चींटी कीड़े मकोड़े नहीं होते। हाँ, चलिए बढ़िया। सुखमा काल कितना बड़ा होता है? प्रेमलता जी पांड्या, सुखमा काल का कितना बड़ा होता है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर। बढ़िया, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। त्रेसठ सलाका पुरुषों के नाम बताने हैं। बता सकते हैं? मैं किसी का भी नाम लूंगी तो सब रेडी हैं? चलिए अनीता जी बोलिए। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पतिनारायण। बढ़िया, ये 63 सलाका पुरुष हैं। 63 सलाका पुरुष कौन से काल में होते हैं? रजनी जी। तीसरे काल में। तीसरे काल का नाम क्या है? भारती आंटी, काल का नाम तो ठीक बताया आपने। 63 चौथे काल। हाँ, 63 सलाका पुरुष चौथे काल में होते हैं, तीसरे काल में नहीं। हाँ होते हैं तीसरे काल। हाँ, दूसरे काल में अंगूठा चूसने में कितने दिन व्यतीत करते हैं? रश्मि जी, दूसरे काल में अंगूठा चूसने में कितने दिन व्यतीत करते हैं? बेला जी। 5। बढ़िया, कोई सी भी चीज हो, अगर दूसरा काल है तो 5 ही दिन लगने वाले हैं, वो काल के हिसाब से सभी में। ठीक है ना? बढ़िया।
पहले काल में सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता कितने दिन में हो जाती है? शिमला भाभी। 21 दिन में। 21 दिन में, बढ़िया। 49 दिन में सम्यक्त प्राप्ति के योग्य कौन से काल में हो पाते हैं? सुधाजी पाटनी। तीसरे काल में। तीसरे काल में, बढ़िया। प्रलय उत्सर्पणी के छठे काल में आती है। सरोज आंटी, हाँ या ना? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए फिर से। हाँ, उत्सर्पणी के क्या पूछा? प्रलय उत्सर्पणी के छठे काल में आती है। हाँ। हाँ, इनका जवाब हाँ या ना? प्रमिला चाची, इनका जवाब हाँ या ना? ना। हाँ, तो सही जवाब क्या है? प्रलय कब आती है? आप ही बताइए प्रमिला चाची। हाँ, छठे काल के बाद। कौन से, उत्सर्पणी में या अवसर्पणी में? अवसर्पणी के। हाँ, बढ़िया। प्रलय आती है अवसर्पणी के छठे में। हाँ, कल्कि कौन से काल में उत्पन्न होते हैं? रश्मि जी। मुझे तो याद नहीं है। मुझे तो याद नहीं है। चलिए अंकल। बल्कि चतुर्थ काल में। कल्कि चतुर्थ काल में होते हैं। शशि जी। कल्कि अवसर्पणी के 5वें में और उत्सर्पणी के तीसरे में। उत्सर्पणी में कल्कि बताए नहीं। उत्सर्पणी में कल्कि नहीं बताए। ये अवसर्पणी के 5वें काल में ही होते हैं। हाँ, अवसर्पणी के 5वें काल में ही होते हैं। कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? मीना चाची। 10 प्रकार के होते हैं। बढ़िया, कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। भोग भूमि में जो युगल होते हैं स्त्री पुरुष, यानी स्त्री को गर्भ धारण कब होता है? बोलिए बीना बोरा भाभी। नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है। चमेली आंटी। नहीं होता है। जब 9 महीने शेष रहते हैं। हाँ, जब आयु में 9 महीने शेष रहते हैं तब होता है। बढ़िया। तीन कोस की ऊंचाई कौन से काल में होती है? कौन रह गए हैं इधर से? कुसुम जी अजमेरा। 3 कोस की ऊंचाई कौन से काल में होती है? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं याद। चलिए, हाँ सुधा जी बोलिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। अवसर्पणी के तीसरे काल में। 3 कोस की ऊंचाई अवसर्पणी के तीसरे काल में। मधुलिका जी। पहले काल में। हाँ, सुकमा।
हाँ, अवसर्पिणी का पहला सुखमा सुखमा काल में। बढ़िया। एक पल्ले की आयु कौन से काल में होती है? मोनिका भाभी। भाभी तीसरे। हाँ, अवसर्पिणी के तीसरे काल में। तीसरे काल में। बढ़िया। अंतर्मूर्त जघन्य आयु, मनुष्य और तिर्यंचों की अंतर्मूर्त की जघन्य आयु कौन से काल में होती है? मनोरमा आंटी। अवसर्पिणी के एक मिनट दोबारा बोल दीजिए। अंतर्मूर्त की जघन्य आयु, जघन्य आयु अंतर्मूर्त, वो कौन से काल में होती है? ये भोग भूमि के तीसरे काल में। भोग भूमि के तीसरे काल में। नहीं, पहले काल में होगी, तो भोग उत्तम भोग भूमि में होगी। अंतर्मूर्त की आयु। आयुषी जी। अभी फोर्थ काल में दुखमा सुखमा अवसर्पिणी का। हाँ, और किसी में भी होती है? हाँ, फिर वही फिफ्थ में और उसमें। हाँ, तो चौथे पांचवे छठे तीनों काल में। मनोरमा आंटी ध्यान दीजिएगा आप, चौथे पांचवे छठे ये 3 काल। भोग भूमि में अंतर्मूर्त की आयु नहीं है जघन्य आयु। भोग भूमि में तो पहले काल में 2 पल्ले से जघन्य समझ लीजिए और 3 पल्ले उत्कृष्ट है, फिर आगे हाँ इस तरह से, तो वहां अलग है। अंतर्मूर्त की आयु कर्म भूमि में, सामान्य शब्द हम कह सकते हैं कर्म भूमि में होती है जघन्य आयु अंतर्मूर्त। एक दिन के अंतराल से आहार कौन से काल में होता है? तिलक बुआ। एक दिन के अंतराल से आहार कौन से काल में होता है? एक दिन के अंतराल से चलिए पद्मा जी। हाँ, पद्मा जी अनम्यूट करिए। हाँ, तीसरे काल में सुषमा दुखमा में। हाँ, तीसरे काल में एक दिन के अंतराल से आहार, तीसरा सुखमा दुखमा, अवसर्पिणी का तीसरा है सुखमा दुखमा। बढ़िया। वे कौन से पर्वत हैं जो धातकी खंड को 2 भागों में बांट देते हैं? उन पर्वतों का नाम क्या है? स्नेह जी। धातकी खंड को 2 भागों में बांटने वाले पर्वत कौन से हैं? चलिए, इधर तो सबका नंबर आ गया है। हाँ, अनुज बोलिए। अनुज। मैम ईश्वाकार पर्वत। बढ़िया। ईश्वाकार पर्वत हैं जो धातकी खंड को 2 भागों में बांटते हैं। दधिमुख पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है? अब ये जिनकी वीडियो बंद है, ये लोग जवाब देने में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो चालू कर लीजिए कुछ देर के लिए, तो मैं समझ जाऊं। प्रीति बोलो। 10,000। 10,000 योजन। दधिमुख पर्वतों की ऊंचाई 10,000 योजन है। तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? प्रेमलता जी पांड्या। 3 पल्ले। बढ़िया। ढाई द्वीप में कुल कितनी कर्म भूमियां हैं? बेला भाभी। ढाई द्वीप में कुल कितनी कर्म भूमियां हैं? 15 कर्म भूमियां। बढ़िया, 15 कर्म भूमियां हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? चित्रा आंटी। हाँ, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं,
आर्य और म्लेच्छ, बढ़िया। आर्य मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? सुलोचना जी, आपका आ गया क्या नंबर? पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आर्य मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? किरण जी बोलिए, किरण जी। 2 प्रकार के। कौन कौन से? रिद्धिधारी और बिना रिद्धि वाले। बढ़िया। रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि वाले, बढ़िया। 5 प्रकार के जो भेद हैं, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, ये कौन से आर्य के भेद हैं? रिद्धि वालों के या बिना रिद्धि वालों के? वीना भाभी, कोटा वाले। बताएंगे? सुलोचना जी, आप देंगे इसका जवाब? हाँ, ये 5 भेद बिना रिद्धि धारणी के। हाँ, बढ़िया। बिना रिद्धि वाले आर्य के ये 5 भेद हैं, ठीक है। म्लेच्छ कितने प्रकार के होते हैं? वीना भाभी, अब बताएंगे आप, म्लेच्छ कितने प्रकार के होते हैं? फिर से म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट करिए आप। हाँ हेलो, हाँ, बोलिए। ये 2 प्रकार के। हाँ, कौन कौन से? कर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज। कर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज, बढ़िया। माता की सेवा करने जो देवियां आती है वो कौन से द्वीप से आती हैं? मधु जी, मधु जी। द्वीप से। मधु जी, अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। क्या बोलोगे? क्वेश्चन क्या है? माता की सेवा करने देवियां कौन से द्वीप से आती हैं? नहीं मालूम। चलिए, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी बोलिए। जवाब दे रहे हैं या नहीं, इतना बता दीजिए ताकि हम वेट करें या ना करें। चलिए, प्रेमलता जी पांडे, आप बोलिए। कुंडलवर द्वीप से। हाँ, कौन से नंबर का है ये द्वीप? 11वें नंबर का। 11वें नंबर का। क्या इनका जवाब सही है? प्रीति बोलो। रुचकवर से। रुचकवर से आती है। 13वां जो द्वीप है रुचकवर द्वीप से आती है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी आज का पूरा दिन है अपने पास में, 23 घंटे तो हैं ही। विजय मेरू कहाँ पर स्थित है? विजय मेरू कहाँ पर स्थित है? अभी किसका नंबर नहीं आया जवाब देने में, तो वो अपना हाथ खड़ा करें। जवाब देने में एक बार भी नंबर नहीं आया। शीला भाभी, आपका बोलिए। आ गया ना नंबर? तो आ गया। जिनका नंबर नहीं आया एक बार वो बता दीजिए। नाथ की खंड के पूर्व में। हाँ, दर्शन विजय मेरू। धातकी खंड की पूर्व दिशा में विजय मेरू स्थित है। चलिए, बढ़िया। मंदर मेरू में सोमनस वन, मंदर मेरू में सोमनस वन पांडुक वन से नंदन वन से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? मंदर मेरू में नंदन वन से कितनी ऊंचाई पर सोमनस वन स्थित है? मधुलिका जी। अनम्यूट करिए।
क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार रिपीट। मंदर मेरु जो पर्वत है उसमें पांडुक वन सॉरी नंदन वन से कितनी ऊंचाई पर सौमनस वन स्थित है? 62,000। 62,500। सरोज आंटी 50,000। नहीं, सरोज आंटी बता रहे हैं आप? चलिए शिमला भाभी बोलिए। 55.5 योजन। 55.5 क्या? योजन। बस 55.5। 55.5 55,500 योजन। 55,500। 55.5 योजन कितना होगा? 55,500 योजन। बढ़िया, आपको समझ में आ गया। इसी तरह के प्रश्न आएंगे और अभी अपन सारा कुछ कवर नहीं कर पाए हैं, मतलब और भी जो अपनी चीजें हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे। लवण समुद्र में कितनी कुभोग भूमियां हैं? भारती आंटी, लवण समुद्र में। इसका आंसर के लिए भी मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहती थी। चलिए 24 और 48 है जहाँ तक हाँ ध्यान है। हाँ ठीक है, आपको क्या पूछना है वो पूछ लीजिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने पूछा ना वो छठे काल में क्या, तो वो छठे काल के आपका एंड में होता है ना वो वर्षा, तो जैसे आप पूछे वर्षा कब होती है, उसका राइट हाँ या ना में क्या राइट होगा? प्रश्न ये था कि वो प्रलय कब आती है। प्रलय कब, तो वो छठे काल के एंड में आती है ना? हाँ, तो अगर एंड में बोलेंगे तो भी ठीक है और छठे काल में बोलेंगे तो हम लोग को तो बोलने का ऑप्शन नहीं होगा ना। आपको तो बोलने का ऑप्शन है नहीं, आपको तो जो उसमें लिखा होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि सही क्या है। अगर छठे काल के अंत में लिखा है तो उस पे राइट लगाइएगा, और अगर छठे काल में लिखा है, ऐसे सिमिलर दो ऑप्शन तो होंगे नहीं कि छठे काल में भी और छठे काल के अंत में भी। कलिका का भी था ना थोड़ा सा, वो भी इसमें भी ये चीज सेम चीज थी। कल्कि का प्रश्न, कल्कि में क्या कंफ्यूजन है? का तो वो भी वो छठे काल में होते हैं ना शुरू में। कल्कि तो पूरे 5वें काल में होते हैं, ओवरऑल 5वें काल में 500 वर्ष के और 1000 वर्ष के गैप में। 5वें काल में होते हैं, तो वो तो पूरे 5वें काल में हो रहे हैं, उसमें अंत का या प्रारंभ का कोई चक्कर ही नहीं है। और जो प्रलय आती है वो छठे काल के अंत में आती है, लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछेंगे तो कौन से काल में आती है? जब काल पूछा है तो फिर छठे काल में, और पूरा जवाब दें तो छठे काल के अंत में आती है। कर्म भूमिज म्लेच्छ कहाँ पाए जाते हैं? कर्म भूमिज म्लेच्छ कौन से होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? बोलिए शशि जी। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र। हाँ, इनके जो 5 म्लेच्छ खंड हैं उनमें। बढ़िया, भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र की जो नगरियां हैं वहां 5 जो म्लेच्छ खंड हैं वहां पर वो कर्म भूमिज म्लेच्छ पाए जाते हैं। चलिए समय अपना हो गया है और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप लोग तैयारी करें, ज्यादा घबराएं नहीं। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। आपने जो भी नोट्स लिखे हैं और जो अपनी बुक है उसको बस रीडिंग करेंगे आप, वो सब ऐसा कुछ नहीं रटने जैसा। आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा, और पेपर में तो आपको सब लिखा हुआ तो मिलेगा ही, आपको तो छांटना है सही कौन सा है बस। शीला भाभी बोलिए। वो जो आपने अभी छठे काल का बताया था ना, पहले मेरे लाइट चले गई थी, एक बार उसको दोबारा बता दो। छठे काल जो है जो आप कर रहे थे, छठे काल के अंत में प्रलय होती है, बात सही है, लेकिन अगर प्रश्न उत्सर्पणी का भी छठा पहला तो उधर आएगा ना। हाँ, तो उत्सर्पणी में नहीं बोलेंगे प्रलय। वो प्रश्न ये था कि प्रलय उत्सर्पणी के छठे काल में आती है कि अवसर्पणी के छठे काल में आती है, हाँ या ना में शायद मैंने पूछा था।
तो वो मैंने प्रश्न ये पूछा था कि प्रलय उत्सर्पणी के छठे काल में आती है, हाँ या ना, ऐसा था शायद। तो उत्सर्पणी के छठे में नहीं आती है तो वो गलत हो गया ना। प्रलय आती है अवसर्पणी के छठे में। तो अब वो जब छठे में बोलेंगे, फिर वो भारती आंटी वो अंत में और ऐसा पूछ रही थी, तो जब अपन वो समझ में आता है अपन क्या बोल रहे हैं प्रकरण के हिसाब से, उस हिसाब से। और एक जो जलचर जीव लवण समुद्र में नहीं पाए जाते ना, लवण समुद्र में जलचर जीव पाए जाते हैं, कर्म भूमि है ना, पाए जाते हैं कर्म भूमि के समुद्रों में। ढाई द्वीप के बाहर नहीं पाए जाएंगे। ढाई द्वीप के बाहर के जो असंख्यात समुद्र हैं वहां पर जलचर जीव नहीं पाए जाते, और जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहां पाए जाते हैं, क्योंकि वहां कर्म भूमि है। यानी कर्म भूमि के समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। भोग भूमि के नदियां हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, वहां जलचर जीव ढाई द्वीप तक तो जलचर पाए जाते हैं। हाँ, और फिर लास्ट वाले द्वीप में, फिर लास्ट वाले द्वीप में पाए जाते। रजनी जी बोलिए। पंचम काल में मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं? नरक में भी और इधर स्वर्ग में भी। पंचम काल में देखिए सहनन के हिसाब से आता है, गोमटसार के अनुसार। तो नरक में 30 नरक तक जा सकते हैं, और स्वर्ग में 16वें स्वर्ग तक, सहनन के हिसाब से जो पंचम काल में जो सहनन होते हैं उस हिसाब से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, पर वो कम ही जाते हैं इतना ऊपर तक, ऐसा। भारती आंटी बोलिए। मैं पूछ रही थी, वो फिर से आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, अवसर्पणी का जो छठा काल में एंड में जो सिचुएशन रहती है और उत्सर्पणी के पहले काल में वो सेम रहती नहीं है, उसके बुक के हिसाब से सेम नहीं है। वही मेरे को अभी भी कंफ्यूजन नहीं मेरा खत्म हुआ है। सेम ही है, लेकिन फर्क अवसर्पणी और उत्सर्पणी का है। अवसर्पणी में बुरी सी बुरी होती जा रही है। छठा काल प्रारंभ होगा अवसर्पणी का, तो हर दिन वो स्थिति खराब हो रही है क्योंकि अवसर्पणी है, और उत्सर्पणी में उत्सर्पणी है तो हर दिन वो स्थिति अच्छी होती जा रही है। और बाकी अग्नि वगैरह तो वो बाद में ही प्रारंभ होगी, तो वो जो भी फल फूल खाते हो अथवा मांसाहारी होते हो, इतना उत्सर्पणी का इतना डिटेल में ऐसा अलग से लिखा हुआ नहीं मिलता है। अवसर्पणी के लिए तो साफ साफ मिलता है कि वो सब मांसाहारी होते हैं छठे काल में, लेकिन उत्सर्पणी का जो पहला आता है, बोलिए आप बोलिए। सिर्फ ये पूछ रही थी कि अवसर्पणी का जो एंड है और उत्सर्पणी का जो फर्स्ट है वो सेम नहीं है क्या, वो पूछ रही थी। तो सेम कैसे होगा? अवसर्पणी के एंड में तो खराब बारिशें हो रही है और उत्सर्पणी के फर्स्ट में अच्छी बारिशें हो रही है, वहां फर्क, स्टार्टिंग से ही फर्क है, सेम नहीं है। क्योंकि काल का फर्क है ना, अवसर्पणी और उत्सर्पणी पने का फर्क है, और सेम नहीं है। वहां प्रलय करने के लिए बारिशें हो रही है अवसर्पणी में, और यहाँ उस प्रलय को ठीक करने वाली बारिशें हो रही है, इसलिए डिफरेंस है, सेम नहीं है। बोलिए शिमला भाभी। ये जो कुलकर की डिटेल है वो भी आएगी क्या? नारद कुलकर? नहीं, डिटेल नहीं आएगी। इनकी नहीं आएगी, नारद और उसमें से भी नहीं आएगा डिटेल नहीं आएगी। मेरे पास इतना वो ऑप्शन भी नहीं होता ना डिटेल। अभी ओरल में फिर भी आप लोगों से कुछ पूछ लूं, लिखने एग्जाम में कैसे पूछूं, इतना नहीं आएगी, डिटेल नहीं आएगी। नाम आएंगे इनके? नाम नहीं, केवल संख्या, संख्या कितने होते हैं बस, नाम भी नहीं। चलिए पूरा करें। ओरल में आप लोगों से बीच बीच में अपन आगे भी बढ़ जाएंगे, तो भी मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी, आप लोग भूल नहीं जाएं। जब भी कोई बात आएगी, प्रकरण आएगा, तो बीच बीच में आप लोगों से पूछती रहूंगी। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विदारन मरण मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जो गोप्सा समभाव नहल न
श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।